हमने एक मूवी देखी थी और उस मूवी में ये बताया गया कि चैन को ऊपर नीचे करो वो मशीन है। हमने स्विच दबाया, पंखा चल गया, वो मशीन है। हमने स्विच दबाया, एसी चल गई, वो मशीन है। हमने स्विच दबाया और कूलर चलने लगा, वो मशीन है। हमने स्विच दबाया और वॉशिंग मशीन काम करने लगी, वो मशीन है। तो वास्तव में मशीन के अंदर ऐसा क्या है जो कि वो काम कर रही है और उस काम के पीछे वो कौन सी रणनीति लगाती है, ऐसा क्या करती है वो जिसकी वजह से हम उसे मशीन का नाम दे रहे हैं। और उस मशीन में एक विशेष पुर्जा होता है, एक विशेष कॉन्सेप्ट होता है जो कि आपके एग्जाम के लिए 6 नंबर का एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन के आ जाता है। किस प्रकार से इस सवाल को लिखना है, क्या कुछ तरीके लगाने हैं, कौन कौन सी हेडिंग होगी, ये सारी बातें मैं आज की क्लास में करने वाला हूं। तो सभी को राधे राधे, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, वालेकुम अस्सलाम है जी। आइए स्टार्ट करते हैं। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे यहां पर एक पंखा बना हुआ है, एक मशीन बनी है जो कि चक्की पीसने वाली है, एक देख रहे हैं वॉशिंग मशीन है और एक मोटर पंप है जो कि पानी निकालने का काम करता है। गांव में हम लोगों के यहाँ पहले चलता था ट्यूबवेल वाला, जा करके जनरेटर जैसी चीज होती थी, उसको स्टार्ट करते थे और वहां से पानी को खिंचवाया जाता था। वो एक मशीन अलग थी, वो अलग काम करती है। लेकिन आज हम लोग जिस मशीन की बात करेंगे वो मशीन है आप लोगों के लिए, और उस मशीन का जो नाम बनता है मेरे दोस्त, उसे हम लोग कहते हैं विद्युत मोटर। आज हम इसी विद्युत मोटर की कहानी करने वाले हैं जो कि निर्धारित है, जो कि कार्य करता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर, है ना। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर यह कार्य करता है। बाएं हाथ के नियम पर यह कार्य करता है, ठीक है। इसमें हम लोग फ्लेमिंग का नियम लगाएंगे। तो आपसे ये दूसरा सवाल इंपॉर्टेंट बनेगा आज की क्लास से कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। 2 नंबर का यह भी एक सवाल है। तो टोटल 6 नंबर यह पूरी स्लाइड आपको देगी और 2 नंबर यहां से, यानी आज की क्लास से आपको कुल 8 नंबर मिलने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए, बिना किसी देरी के आगाज करते हैं। राह संघर्ष की जो चलता है, एक दिन वही इतिहास बदलता है, ये बार बार आपके दिमाग में, जहन में उतरनी चाहिए बात। आइए आगाज करते हैं। हम लोगों को चर्चा करनी है, आइए इस चर्चा में हम आगे चलेंगे। और आपके सामने सबसे पहली तस्वीर आ गई कि किस प्रकार से यह मोटर कार्य करता है। इस मोटर को कार्य कराना है तो इस मोटर को कार्य करने के लिए ये एक सिस्टम है, एक फिगर है, एक चित्र है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के होंगे वो लोग इस फिगर को तैयार कर लेंगे। जो हिंदी मीडियम के हैं सर वो क्या करें, हम क्या करें, वास्तव में हमारे लिए क्या है, क्या ये इंग्लिश वालों के लिए है? जी नहीं मेरे दोस्त, हम आपके लिए भी लेकर के आए हैं और आपके लिए फिगर यहां से, और यहीं से आपका कंटेंट स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग सब कुछ बारी बारी एक एक चीज को समझेंगे और समझने के बाद तब उसको लिखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात कि विद्युत मोटर है क्या, आपको तो ये जानना है। तो विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है, एक डिवाइस है जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और यह 1 नंबर का सवाल आपसे एक और कंफर्म हो गया। आज की स्लाइड आपको 14 नंबर देने वाली है। 14 नंबर का ये आंकड़ा आपके सामने जा रहा है, बहुत ही दमदार होगा और एक एक बात आपको समझ में आएगी, यह भी गारंटी है। तो आपसे पूछ लेगा कि विद्युत मोटर क्या कार्य करता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। इसको मैं अगर शॉर्ट में यहां पर इस प्रकार से लिख दूं, यहां पर मैंने लिख दिया विद्युत ऊर्जा, और विद्युत ऊर्जा को यह किस में बदलता है सर, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो यह चीज भी आपको दिमाग में रखनी है ना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यह चीज याद रखनी है। फिर अब बारी आएगी, हम ये तो पहली बात हमने बता दी विद्युत मोटर। अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, अगर उसको हम देखें, आपको दिखाने का प्रयास करें, तो इसका सिद्धांत लिखने की बात आती है।
और इसका सिद्धांत जब हम लिखेंगे तो उसमें क्या कुछ होता है, कैसे कार्य करता है, ये सारी बातें। तो इसका सिद्धांत किस बात पे, एक क्वेश्चन और आ गया आपके सामने, एक क्वेश्चन और आ गया आपके सामने कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आप बताएंगे कि यह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। कितने क्वेश्चन हुए, 6 नंबर पूरे से, 1 नंबर पीछे दिया, 2 नंबर आपको फ्लेमिंग के नियम से, 6 2 8 1 9 और ये 10 नंबर। ठीक है, तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे आधारित है। ठीक है, अब बात करते हैं यह करता क्या है। जब किसी धारावाही कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तब उसे पर एक बलयुग्म कार्य करता है। सर ये वाली बात मुझे समझ में नहीं आई, इस वाली बात को थोड़ा सा समझाइए तब हमें बताइएगा। आइए हम आपको इस फिगर में समझाने का प्रयास करते हैं और उसके बाद हम अपनी कहानी को आगे की ओर बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए एक एक बात को सुनिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। एक एक बात को सुनिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। मैं आपको समझा रहा हूं किस प्रकार से यह कार्य करता है। आपके सामने आ गया, ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, चुंबक है जो मैं बना दे रहा हूं, यह चुंबक है इस प्रकार से। ठीक है, इधर एक चुंबक है और इधर दूसरा चुंबक है, इधर आपका ये दूसरा चुंबक है। ठीक है, तो 2 चुंबक हमने लगा दिए। इस चुंबक का जो है, इस चुंबक का ये दक्षिणी ध्रुव है और इस वाले चुंबक का यह उत्तरी ध्रुव है। आप जानते हैं कि किसी भी चुंबक के अंदर 2 ध्रुव होता है, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव। तो इसका दक्षिणी ध्रुव इधर है, उत्तरी ध्रुव इधर है। आपसे एक और बात बता दूं कि कभी भी जहां चुंबक 2 होते हैं उनके चारों तरफ, या कोई भी अकेला चुंबक भी होगा, आपने देखा होगा कि यहां पर हम अगर चुंबक ले लें तो अगल बगल के अगर हम बालू में या कहीं पर इसको रगड़ेंगे और जो लोहा के कण होते हैं तो इसको ये आकर्षित करता है अपना ओर। यानी हर चुंबक लोहे जैसी चीजों को आकर्षित करता है। ठीक है, इसके अंदर आकर्षण का गुण होता है। कहां से आकर्षित करेगा, जहां तक इसका क्षेत्र होगा और उसी क्षेत्र को बोला जाता है चुंबकीय क्षेत्र। एक बात तो ये दिमाग में रखनी है, इसी क्षेत्र को बोला जाता है चुंबकीय क्षेत्र। पहली बात ये दिमाग में रखना है कि चुंबक के चारों ओर एक क्षेत्र होता है, जहां तक उसका प्रभाव होता है उसी क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र बोला जाता है। एक बात तो ये हमें समझ में आ गई साहब। और आगे कुछ बताना है क्या साहब आपको? हाँ जी, इसमें एक बात और आपको बतानी है। वो बात क्या है? वो बात क्या है कि अगर ये कोई तार है, अगर ये कोई तार है तो इस तार पर विद्युत धारा अगर बह रही है, आपको याद होगा, आपको याद होगा मैक्सवेल का नियम, आपको याद होगा ऑनस्टेंट का एक्सपेरिमेंट। उसमें क्या बताया गया कि अगर किसी चालक तार में विद्युत धारा बह रही है तो बहने वाली धारा की तरफ अगर हम अपने हाथ को इस प्रकार से रखें कि अंगूठा उस धारा को बताए, तो जो उंगलियां होती हैं, जो उंगलियां होती हैं वो उंगलियां उसमें होने वाले चुंबकीय क्षेत्र को बताती हैं। ठीक है, तो अब मैं कहूं कि क्या इसके चारों तरफ भी चुंबकीय क्षेत्र है? क्या इसके चारों तरफ भी चुंबकीय क्षेत्र है? क्या अगर ये मैग्नेट है मेरे राजा, इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र है और अगर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, यानी चुंबकीय क्षेत्र होगा। अगर ये 2 बातें समझ गए तब हम इसमें प्रवेश करें। ठीक है, चलो भाई ये बात हम समझ गए, ये 2 बातें हम समझ गए। अगर आप ये 2 बातें समझ गए मेरे दोस्त तो आपको आगे की कहानी बिल्कुल समझ में आएगी। अब ये दोनों चुंबक के मध्य, इन दोनों चुंबक के मध्य मैंने कॉपर का एक लूप बना हुआ इस प्रकार से रखा, और ये जो कॉपर का लूप है, ये जो कॉपर का बना हुआ लूप है, यह केवल एक फिलामेंट नहीं है, ये कई बार लपेटा हुआ है, वर्गाकार आपको दिख रहा है, और इसको हमने रिप्रेजेंट किया ए बी सी और डी से। ठीक है, ये एक लूप है और इसी लूप के द्वारा हम इसको आगे की ओर जोड़ देते हैं। किससे जोड़ा गया सर? ये है विभक्त वलय। ये क्या है सर? ये विभक्त वलय है। विभक्त वलय क्या होता है कि एक पीतल का बना हुआ
इस प्रकार से एक चूड़ी है पीतल की और उसको दो भाग में हमने बांट दिया, तो दो ऐसे बन गई ना। अब यही हमने यहाँ पे सेट कर दिया। तो एक चूड़ी है पीतल की जिसको बीचों बीच हमने काट दिया और दोनों साइड से इसे लगा दिया, तो दोनों के बीच में इस प्रकार से इस रॉड जैसी संरचना से ये जुड़ा रहता है। ठीक है, पक्का इतना समझ गए? इतना समझ गए? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास ABCD कॉपर की बनी हुई एक कुंडली है, कॉपर की बनी हुई एक कुंडली है। अब इस कुंडली को हमने इस पीतल के बने हुए विभक्त वलय से जोड़ दिया, पीतल के बने हुए विभक्त वलय से जोड़ दिया। अब इस विभक्त वलय के पास कार्बन का बना हुआ ये ब्रूस लगा होता है, कार्बन का बना हुआ ये ब्रूस लगा हुआ है और इस ब्रूस से यहां से ये तार इस प्रकार से इस बैटरी से जुड़ा हुआ है, इस बैटरी से ये क्या है, जुड़ा हुआ है। ठीक है सर, आपको यह भी पता होना चाहिए कि बैटरी में किसी भी चालक तार में धारा की दिशा क्या होती है, हमेशा प्लस वाले टर्मिनल से माइनस वाले टर्मिनल की ओर होती है। इतनी संरचना अगर आप समझ गए तो हम आगे की ओर शिफ्ट करें। ये ABCD की कुंडली, इसको आर्मेचर कहा गया। ये दोनों क्षेत्र चुंबक हैं, ये ब्रूश है जो कि बना हुआ है कार्बन का, ये बैटरी लगी है और ये विभक्त वलय लगे हुए हैं। सारी बात समझ में आ गई? अब होता क्या है, यहां से जैसे ही धारा निकलती है तो धारा इस दिशा से बहना शुरू होती है, धारा इस दिशा से बहना शुरू होती है, इस ब्रूश के माध्यम से इस पीतल के विभक्त वलय में आती है और विभक्त वलय से यह इस दिशा की ओर जाती है, 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 इस दिशा की ओर जाती है और फिर यहां से इस दिशा से फिर से इसमें चली है। तो ये विद्युत धारा की दिशा हो गई। अब सर हमें एक बात तो समझ में आ गई। अच्छा अब एक चीज बताओ, अब फिर से मैं इस फिगर को दोबारा बनाने चल रहा हूं। ये आपके पास मान लो मैग्नेट है, जिधर ये नॉर्थ पोल है, ये एक मैग्नेट है जिधर इसका साउथ पोल है। आप बताओ ये दो मैग्नेट है, दोनों अपोजिट ध्रुव का है, दोनों विपरीत ध्रुव का है, तो क्या एक दूसरे को आकर्षित करेंगे क्या? अच्छा अगर आकर्षित करेंगे तो क्या आकर्षित करने के लिए कोई बल लगाएंगे क्या? आप कहोगे सर हाँ, यानी इन दोनों के बीच में बल लगेगा, यानी इन दोनों के बीच में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। अच्छा सर ये बात मुझे समझ में आ गई। अब मैं अगर करूं यहां पर एक चालक तार रख दूं जिसमें विद्युत धारा बह रही हो, एक चालक तार है जिसमें विद्युत धारा बह रही है, तो सर अभी अभी तो मैंने बताया ना ऑर्नस्टेड का एक्सपेरिमेंट, मैक्सवेल का सिद्धांत, उसमें क्या बताया गया कि अगर किसी चालक तार में विद्युत धारा बह रही है तो उसके चारों तरफ भी चुंबकीय क्षेत्र होता है, यानी एक चुंबकीय क्षेत्र इसका, एक चुंबकीय क्षेत्र इसका, यानी दोनों के बीच में कोई बल लगेगा क्या? दोनों में कोई बल लगेगा क्या? और उसी बल को, ये बल एक नहीं लगता, एक इसके द्वारा इस पर लगाया जाता है और दूसरा इसके द्वारा, तो ये दो बल कार्य करते हैं, एक इस पे लगता है दूसरा इस पे लगता है और इसी को बोलते हैं युग्म बल। युग्म माने जोड़ा, बल माने बल, तो दो बल इस पे कार्य करते हैं। अब बल की दिशा किधर होगी तो उसको ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम लगाएंगे। सर फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाते हैं कि दाएं हाथ का नियम लगाते हैं, ये बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। हम कहेंगे बाबू कंफ्यूज मत हो, हम तुमको एगो ट्रिक बता दे रहे हैं और उसी ट्रिक से जो है, उसी ट्रिक से आप समझ जाइएगा कि बाएं हाथ का नियम लगाएंगे कि दाएं हाथ का नियम लगाएंगे। सर ट्रिक क्या है? जैसे मैंने कहा ना बाएं हाथ का नियम लगाइए, तो बाएं को बोलते हैं वाम, और वाम से याद रखेंगे व से विद्युत, म से मोटर, तो बाएं हाथ का नियम विद्युत मोटर पे लगाएंगे आप। ठीक है, ये बात समझ गए? सर बाएं हाथ का नियम है क्या? आप इसको इस प्रकार से समझो कि मान लेते हैं कि ये आपका अंगूठा है, ये आपकी पहली उंगली है जिसे आप लोग पहली उंगली को तर्जनी बोलते हैं शायद, और फिर ये तीसरी उंगली है जिसके मध्यमा बोला गया है ना, ये मध्यमा है, और तीनों को इस प्रकार से फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं, तीनों एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो। तो इस प्रकार से अगर हम इसको फैलाते हैं तो अगर 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 अगर
तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताए। अगर तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताए, सर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? हमेशा नॉर्थ से साउथ की ओर। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताए और ये किसको बता रहा है? बहने वाली धारा की दिशा किधर है? ऊपर की ओर है। जरा देखो, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है ये, और बहने वाली धारा ऊपर की ओर है। बहने वाली धारा किधर की ओर है? ऊपर की ओर है। तो अंगूठा उसमें लगने वाले बल को बताएगा। ध्यान से देखो, ये दिशा किसकी है? ये दिशा किसकी है? चुंबकीय क्षेत्र की है। या ऐसे कर लो, ये वाला ऐसे कर लो, ये विद्युत की दिशा, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है उधर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर विद्युत धारा की दिशा है। तो ये वाला जो अंगूठा रहेगा, ये अंगूठा रहेगा, ये किसको बताएगा? लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। तो इस पर बल इस इधर की ओर लग रहा है, यानी अंदर की ओर लग रहा है, क्योंकि मैंने बताया ना ये इस प्रकार से कार्य करेगा, इस प्रकार से। ठीक उसी प्रकार से अगर हम इस पर देखेंगे तो इसमें लगाओ नियम। अब विद्युत धारा की दिशा किधर है? इधर की ओर। तो विद्युत धारा की दिशा इधर की ओर है, और हाँ ऐसे विद्युत धारा की दिशा किधर है? इधर की ओर, यानी इधर की ओर। और लगने वाले बल की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर की ओर। तो जो बल लगेगा वो बाहर की ओर लगेगा, यानी इस पर बल बाहर की ओर लगेगा। तो एक बल अंदर लगा रहा है, एक बल बाहर लगा रहा है। आप ध्यान से देखो, एक बल अंदर लगा रहा है, एक बल बाहर लगा रहा है। तो ये ऐसे घूमेगा, फिर ये ऐसे घूमेगा, फिर ये ऐसे घूमेगा, और इस प्रकार से ये लगातार घूमता रहेगा। इस प्रकार से ये लगातार घूमता रहेगा, और इसी को हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। इसी को यहां पर हम लोग देखने वाले हैं। डन है? क्या लिखा है भाई मेरे? धारावाही कुंडल, ठीक है। इस पर बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा ज्ञात की जाती है। इतनी बात लिखने के बाद बिल्कुल ऐसे ही एग्जाम में लिखना है। इसमें आपको 4 पॉइंट बनाना है इसकी संरचना के अंतर्गत। एक होता है क्षेत्र चुंबक, मैंने दोनों चुंबक दिखाए आपको। विभक्त वलय, पीतल की बनी हुई संरचना। आर्मेचर, जो आयताकार कुंडली हमने कॉपर की बनाई थी। और ब्रुश, कार्बन का बना हुआ ब्रुश। ठीक है सर, इतनी बात इसमें हो गई। अब इन्हीं पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन कर देना है। जैसे सबसे पहला हेडिंग बना दिया क्षेत्र चुंबक, और क्षेत्र चुंबक के बारे में, यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके ध्रुव नॉर्थ यानी उत्तर तथा साउथ दक्षिण होते हैं। आर्मेचर, यह एक आयताकार एबीसीडी कुंडली होती है जिसमें तांबे के तार के बहुत अधिक फेरे होते हैं, है ना। यह नरम लोहे के एक क्रोड पर तांबे के तार को लपेटकर बनाई जाती है। यह कुंडली चुंबक के ध्रुव नॉर्थ और साउथ के बीच घूमती रहती है। ठीक है। विभक्त वलय, विभक्त वलय पीतल का बना हुआ अर्धवृत्ताकार छल्ला होता है जो एक वलय के दो पी और क्यू, दोनों पीतल का था ना, एक को मान लिया पी, एक को मान लिया क्यू, खंड होते हैं। आर्मेचर के सिरे विभक्त वलयों से जुड़े रहते हैं। आर्मेचर आगे आकर के विभक्त वलय से जुड़ा रहता है। आगे सर क्या लिखा है? आगे अगला पॉइंट क्या बनता है? ब्रुश। क्या लिखा है कि ब्रुश कार्बन की बनी 2 पत्तियां होती हैं जिसमें एक साइड A1 और दूसरी साइड A2 होता है, जो विभक्त वलय से जुड़े रहते हैं। इन ब्रुशों का संबंध 2 संयोजक पेंचों से होता है तथा इन पेंचों के बीच में एक बैटरी लगा देते हैं। विद्युत धारा एक ब्रुश से प्रवेश करके दूसरे ब्रुश से बाहर निकलती है। मैंने दिखाया था किस प्रकार से ये बाहर निकलती है। चलो आगे देख लेते हैं भाई मेरे। आगे अब इसकी क्रिया विधि जो जो मैंने किया वो यहां पे लिखा हुआ मिलेगा। इसमें ABCD एक आयताकार कुंडली होती है। जब कुंजी को दबाया जाता है यानी स्विच ऑन किया जाता है, तब धारा ब्रुश B1 से प्रवेश करके B2 से वापस आ जाती है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार भुजा BC, आ जाइए आपको भुजा BC दिखा देते हैं। भुजा BC को देखिएगा, कहां पर है भैया भुजा BC? भुजा BC देख लेते हैं। ये देखिए भुजा BC है ना। पहले इसको मिटा दें जो इतना खींच खाच किए हैं इसमें, है ना। इसकी भुजा BC को देखिए आप, कहां है भुजा BC? ये है BC, भुजा BC है ना। चलिए भुजा BC को हमने देख लिया। अब भुजा BC के बारे में क्या लिखा है सर, एक एक चीज को देखेंगे। इसकी जो भुजा BC है और AD
BC ऊपर AD नीचे, पर कोई बल कार्य नहीं करता, क्योंकि अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी यही है, भुजा भी यही है, तो एक दूसरे पे कोई टकराव नहीं होगा। टकराव कब होगा? जब ये मारेगा लंबवत, है ना। अच्छा, क्योंकि ये दोनों भुजाएं चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हैं। बलयुग्म भुजा AB पर नीचे की ओर तथा भुजा CD पर ऊपर की ओर कार्य करता है, जिससे कुंडली वामावर्त दिशा में घूमने लगती है। चलो सर, ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया मुझे। अब आगे, जब कुंडली आधे चक्कर को पूरा कर लेती है तब विभक्त वलय की दिशा बदल जाती है। पूरा कर लेती है तब विभक्त वलय अपना स्थान बदल लेता है। अब भुजा CD पर नीचे की ओर तथा AB पर ऊपर की ओर बलयुग्म काम करता है। इसने दबाया अंदर, इसने दबाया बाहर, तो ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया। तो ये बार बार इसकी दिशा, पहले मान लो ये A है, ये B है, तो अब A वाला जगह पे B वाला चला गया, B वाली जगह पे A वाला आ गया, ऐसे ही, है ना। तो AB पर ऊपर की ओर एक बलयुग्म कार्य करता है। इसे पता चलता है कि कुंडली सदैव वामावर्त दिशा में घूमती रहती है जब तक बैटरी से धारा प्रवाहित होगी। यह कार्य लगातार चलता रहता है। अब आगे थोड़ी सी जानकारी और, ये वाला चित्र आप चाहें तो आसान है, चाहे ये वाला बना लीजिएगा, चाहे वो वाला बना लीजिए, ठीक है। ये यहाँ पर फिगर वही वाला बना हुआ है। अब यहाँ से आपसे इसका उपयोग पूछ लिया जाएगा कि विद्युत मोटर का क्या उपयोग है। अगर उपयोग पूछा है तो उपयोग लिख दीजिएगा, नहीं पूछा है तो भी आप 3-4 उपयोग लिख दीजिएगा। इस प्रकार से अगर आप लिखते हैं तो यह क्वेश्चन आपको 6 नंबर देने वाला है। 2 नंबर का यह भी सवाल है, 2 नंबर का यह भी सवाल है। तो ये टोटल आपका ये क्वेश्चन रहा। इसी तरह की और वीडियोस के साथ मैं आप लोगों से मिलता रहूँगा। अभी के लिए दीजिएगा इजाज़त। जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, बाय बाय, सी यू सून।